आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे लेक्चर क्लास में है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री का पर्पस क्या था, मॉडर्न हिस्ट्री को मॉडर्न हिस्ट्री क्यों कहते हैं। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि मॉडर्न हिस्ट्री में जब पहला अराइवल ऑफ यूरोपियन जो था वो पुर्तगीज़ था उसमें, और पुर्तगीज़ के आने के बाद कौन कौन से भारत में चेंजेस हुए। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डचों के बारे में। तो आज का लेक्चर क्लास आपका डच से रिलेटेड बना हुआ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इसमें कि इससे पहले के जो कंटेंट थे थोड़ा सा एक बार याद कर लें कि हमने पहले कौन कौन सी बातें पढ़ी थी इसमें। तो भारत में जो है यूरोपीय आ किस लिए रहे थे, इसमें आने का बेसिक कारण क्या था इसमें। तो आने का बेसिक कारण ये था इसमें कि यूरोप का व्यापार भारत में पहले से ही चल रहा था, यानी कि यूरोप के कंट्रीज़ और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ जो है वो पहले से ही ट्रेड रिलेशन में थे। इसमें भारत या पूरे एशिया के साथ व्यापार होता था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी घटना हो गई जिसका नाम था आपका 1453 में। इस डेट को याद रखना है। 1453 में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो है हमारे इंडिया पर जो है मॉडर्न एरा का अराइवल हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट ही क्यों हुआ, तो ये 1453 एक इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान रखना। 1453 में ऑटोमैन एम्पायर मेनली कौन थे, ये टर्किश एम्पायर थे, यानी पूर्ण रूप से इस्लामिक एम्पायर थे। ऑटोमैन एम्पायर के इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो है अब इंडिया का ट्रेड या एशिया का ट्रेड यूरोप के कंट्रीज से होना प्रोहिबिटेड या बैन हो गया, क्योंकि ये इस्लामिक रूलर ये सिर्फ चाहते थे कि इस्लाम के द्वारा या इस्लाम मानने वालों का ही व्यापार हो सके। और यूरोप के कंट्रीज़ कौन से धर्म को मानते थे, क्रिश्चियनिटी को मानते थे, जिसके कारण अब ये इनका व्यापार जो है इस लैंड रूट के साथ तो पॉसिबल था नहीं। तो इस ट्रेड रूट में क्या हुआ, सबसे पहले पुर्तगीज़ भारत में एंटर हुए। पुर्तगीज़ भारत में कहाँ से आए, ये इस कोस्ट से आए, वेस्टर्न कोस्ट से आए, और ये फिर चैनल आगे चलता रहा जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आज हमारा क्लास जो है मेनली जो बना हुआ है इसमें कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन में डचेस पर बना हुआ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर डच पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले आने वाले भारत में यूरोपियन जो थे इनको हम दो सीक्वेंस में पढ़ेंगे कि आने का क्रम क्या था, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ यूरोपियन इन इंडिया। तो भारत में आने का क्रम जो है वो पुर्तगीज़ है, डच है, ब्रिटिश है, डेनिश है और ये फ्रेंच है। ये डच कहाँ के निवासी होते थे, ये नीदरलैंड या हॉलैंड के थे, और ये डेनिश कहाँ पर थे, ये डेनमार्क के थे। बाकी के देश के आपके नाम आपको पता होंगे इसमें, यानी कि आपको पुर्तगीज़ भी पता है, पुर्तगाल के थे, ब्रिटिश भी पता है और फ्रेंच भी पता है। तो आपको सिर्फ डच और डेनिश के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि नाम थोड़ा सा अनकॉमन है इसमें, और इनके साथ जो है देश कैसे पता करेंगे। तो डच लोग कहाँ पर थे, ये नीदरलैंड और हॉलैंड के थे, और डेनिश कहाँ थे, डेनमार्क के थे। तो सबसे पहले हमें दो तरीके से समझना है कि ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन जो इंडिया में थे आने वाले यूरोपीय, इनका सीक्वेंस क्या था। तो सीक्वेंस जो था नंबर 1 2 3 4 5 था। और दूसरा सीक्वेंस हमें पढ़ना है इनका फैक्ट्री सेटलमेंट क्या था, कि इन्होंने भारत में आने के बाद अपनी फैक्ट्री को कैसे सेटलमेंट किया। तो फैक्ट्री सेटलमेंट में पुर्तगीज़ पहले और फिर ब्रिटिश सेकंड नंबर पर है। ये सीक्वेंस ये वाला फॉलो नहीं हो रहा जो पहले था, इसलिए एग्जाम का दूसरा क्वेश्चन बनता है। तो फैक्ट्री सेटलमेंट में सबसे पहले पुर्तगीज़ है, दूसरे नंबर पर ब्रिटिश है, तीसरा है डच, और फिर उसके बाद फ्रेंच है। डेनिश ने अपना फैक्ट्री सेटलमेंट नहीं किया था और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है इसमें, जो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए सिर्फ सुनने का काम करना है अभी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डच को भारत में एक बार पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए इसको, और फिर मैं जो है एक कंटेंट है जिसको मैं डिस्प्ले करूँगा और उस समय इसको लिखिएगा। तो अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको ध्यान से सिर्फ सुनना है इसमें। तो पूरे डच रूल को हमें समझना है कैसे। तो पूरे डच रूल को अगर समझना चाहते हैं आप इसको, तो उसको मेनली जो है 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड करना होगा। तो 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ कौन कौन से होंगे इसमें, ज़रा एक बार देख लेते हैं इसमें। ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। नंबर 1 इसका इंट्रोडक्शन होगा, परिचय होगा, उसके बाद इनकी फैक्ट्रीज़ होगी, उनका भारत में इंटरेस्ट होगा, और किस वार से ये भारत से चले गए। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी कि अगर ध्यान दिया जाए इसमें, यहाँ से आप लिख सकते हैं थोड़ा सा कि भारत में डचों को समझने के लिए इनके बेसिक आधार क्या है। व्हाट आर द 4 डिफरेंट प्रिंसिपल्स टू कॉम्प्रिहेंड रूल ऑफ डचेस इन इंडिया। तो डच कहाँ के थे, नीदरलैंड के थे। तो भारत में इनको समझने के लिए इनके बेसिक 4 आधार। तो सबसे पहला हम आधार के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो डच को हमें एक मैप से देखना होगा कि ये डच लोग है कहाँ के। भारत में डच जो है कहाँ से आ गए, ये आपको भारत है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भारत को तो कम से कम रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ये भारत है। डच कहाँ पर हैं, ये डच इस जगह पर हैं जिसको हम नीदरलैंड या हॉलैंड कहते हैं।
ये भारत में से है। मैं एक परिचय के बारे में बात कर रहा हूँ। और भारत में आने वाले जो डच थे वो डायरेक्ट भारत में नहीं आए। अब देखेंगे ज़रा ये भारत में आने वाले जो डच थे इसमें ये डचों का पीरियड हॉलैंड से ये सीधे जो है ये जावा सुमात्रा है। तो हम यहीं पर आ जाते हैं इसमें। डच समझ में आ गया हमें कहाँ पर है। तो डचों का पूरा एक बार परिचय देख लेते हैं। तो भारत में आने वाला सबसे पहला जो डच था उसका नाम था आपका 1596 में कार्नेलियस डी हसमन। अभी नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान से सुनना है। पूरा एक स्टोरी मैं बता देता हूँ, फिर मैं लिखाऊंगा आपको पूरा कंटेंट आपको जो है ABCD करके लिखेगा इसमें। तो भारत में डच कहाँ के थे, हमने इस मैप में देख लिया इसमें डच कहाँ के थे, तो भारत में कैसे है। तो 1596 में आने वाला जो पहला डच यात्री था उसका नाम था कार्नेलियस डी हस्तमान। इसको कार्नेलियस डी हॉटमैन भी कहते हैं, दोनों ही एक ही जैसे हैं, एक ही नाम है। तो इंग्लिश में हॉटमैन कहते हैं, हिंदी में हस्तमान कहते हैं। तो भारत में जब आया ये, तो आने के बाद जो है इसने भारत को देखा कि बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पर ये व्यापार किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक कंपनी बनाई इसने 1602 में। हमें ध्यान रखना चाहिए 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, या हम इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में लाइसेंस मिला था 21 साल का। अभी भी नहीं लिखना, बाद में कंटेंट बताऊंगा, अभी सिर्फ ध्यान से लिखना। तो भारत में डच कब आए, 1596 में आए। कार्नेलियस डी हस्तमान आया। आने के बाद क्या हुआ, 1602 में इन्होंने कंपनी बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में जो है इनको व्यापार करने के लिए 21 साल का परमिशन मिला कि आप 21 साल में देख लीजिए कि आप अपना प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं। डचों की करेंसी का नाम था गिल्डर उनकी करेंसी थी। जाहिर सा बात है करेंसी के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं इसमें। भारत में जब डच आए थे इसमें, तो डच से पहले भारत में सिर्फ पुर्तगीज़ थे। लेकिन जब इन्होंने फैक्ट्री कब बनाई, 1602 में बनाई। तो उस समय भारत में 2 यूरोपीय पहले से ही थे जिसका नाम था पुर्तगीज़ और अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ों की फैक्ट्री 1600 में बन चुकी थी। अब भारत में जाहिर सी बात है 2 यूरोप की कंपनीज थी, तो इनके साथ तो इनका क्लैश तो होना ही था। तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले लेना है कि भारत में 1596 में है। इन्होंने कंपनी बनाई थी 1602 में जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिनको 21 साल का लाइसेंस मिला था। ये इनका बेसिक एक इंट्रोडक्शन हो गया इसमें। अब हम बात करेंगे इसमें डच फैक्ट्रीज़ भारत में कहाँ पर बनी। तो भारत में जो है जनरली बाकी सारे पावर जो है वेस्ट में बना रहे थे, लेकिन इनका पहला फैक्ट्री यहाँ पर बना जिसका नाम था 1605 में मसूलीपट्टनम। तो फैक्ट्रीज़ का एक हम सीक्वेंस पढ़ने वाले हैं कि फैक्ट्रीज़ कहाँ पर थी इसमें। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कि भारत में जो डच थे इनका व्यापार जो था, इसका इंटरेस्ट कौन कौन सा जगह पर था। तो सबसे पहले कॉमन सी बात है कि जो भी यूरोपियन आ रहे थे उनका व्यापार भारत में टेक्सटाइल को लेकर था, कॉटन को लेकर, क्योंकि कॉटन जो है भारत जैसे थोड़े से हॉट ट्रॉपिकल रीजन में होता है, जबकि यूरोप के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो थोड़े से टेम्परेट है ही नहीं, कोल्ड रीजन में, और कोल्ड रीजन में कॉटन होता नहीं है। और वहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की हो चुकी है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी लेबर हैं, वर्कर हैं, उनको पहनने के लिए कपड़े तो है नहीं, और वो अगर घर वाले कपड़े पहनेंगे तो जाहिर सा बात है वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो कपड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण वो भारत जैसे देशों के ऊपर आश्रित हो रहे थे, क्योंकि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डच भारत में किस जगह पर जो है सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसमें। तो भारत में इनका जो इंटरेस्ट जो था, अगर मैं इस ग्राफिक से बताना चाहूँ उसमें, तो भारत में बंगाल और गुजरात नंबर 1 रीजन है जिस पे वो आश्रित थे। भारत में सेंट्रल इंडिया तीसरे नंबर पर थे इसमें। नेक्स्ट गंगा का रीजन नेक्स्ट नंबर पर। तो भारत के गुजरात और बंगाल के रीजन। नेक्स्ट भारत का, मैं इसको 1 नंबर दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेंट्रल इंडिया,
जिसको हम यमुना का रीजन भी कह सकते हैं, इसको 2 नंबर दे रहा हूँ। और नेक्स्ट आपका गंगा का रीजन हो गया, जिसको 3 नंबर दे रहा हूँ। गंगा का रीजन में ये ओपियम, जिसको हम कहते थे अफीम के लिए, वो ज़्यादा प्रसिद्ध था, उसके कारण एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है गंगा के रीजन से डच जो है अफीम लेने के लिए उसकी खेती करवाते थे। नेक्स्ट है इनका अंपायर कैसे ख़त्म हुआ, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे इसमें। डचों का अंपायर फाइनली डच और ब्रिटिश के पावर के कॉलिजन से ख़त्म हुआ, क्योंकि डच भी एक यूरोपियन थे और भारत में अंग्रेज़ भी एक यूरोपियन थे, और दोनों के इंटरेस्ट जो है वो कन्फ्लिक्टेड हो रहे थे। दोनों चाहते थे कि भारत पर अपने आप को डोमिनेट करें, भारत के रिसोर्सेज को अपने देश में लेके जाए। और मेनली भारत में कहाँ पर थे ये बंगाल में थे। तो बंगाल के रिसोर्सेज को डोमिनेट करने के लिए इन दोनों का कॉलिजन स्टार्ट हो गया, और इस कॉलिजन के कारण जो है एक फाइनल युद्ध हुआ, जिसको हम कहते थे 1759 में चिनसुआ या बदेरा का युद्ध। ये भी लिखाएंगे आपको भी, चिनसुआ या बदेरा का युद्ध। और इस युद्ध में जो है डचेस पूरी तरह से हार गए और भारत से वो चले गए। अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, जो मैं आपको लिखा रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले जो है भारत में डचों के एम्पायर को या डचों के रूल को समझने के लिए इन्हें 4 समूहों में बांटा गया है। डच रूल इन इंडिया इज मेनली सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। इंट्रोडक्शन, डच फैक्ट्रीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ डच इन इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट वॉर। यानी कि डचों का परिचय, डच फैक्ट्री, डचों का भारत में मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण युद्ध, ये 4 अलग अलग समूह। इनको आपको सबसे पहले लिख लेना है इसमें। इसके बाद हम एक एक करके इनके सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन बता चुका हूँ आपको मैं कि भारत में डचों का इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले डच कहाँ के नागरिक थे? ये हॉलैंड के या नीदरलैंड के नागरिक थे। तो डच वर द नेटिव्स और सिटीजन ऑफ हॉलैंड और नीदरलैंड। डच कहाँ के नागरिक थे? डच हॉलैंड और नीदरलैंड के नागरिक थे। लिखते रहना आपको, लिखते रहिए इसको। डच जो है जो भारत में थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के नागरिक थे। नीदरलैंड हॉलैंड कहाँ पर है मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता दूँ। ये है आपका, ये भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, और ये है पुर्तगाल, और ये है आपका नीदरलैंड जिसको हम हॉलैंड कहते हैं। अब भारत में आने वाला पहला डच यात्री जो कौन था, जिसको मैंने बताया कार्नेलियस डी हॉटमैन। कार्नेलियस डी हॉटमैन जो है भारत में पहला डच यात्री था। भारत में आने वाला पहला डच यात्री कार्नेलियस डी हॉटमैन, कार्नेलियस डी हॉटमैन था। डचों की करेंसी क्या थी? गिल्डर थी। डचों की करेंसी क्या है? गिल्डर है। करेंसी ऑफ डच इज गिल्डर। नेक्स्ट है भारत में डचों की कंपनी कब बनी थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? इसमें 1602 में बनी थी। कितने साल का लाइसेंस मिला था? 21 साल का लाइसेंस मिला था। अभी हमने बात किया इसमें। The Dutch were granted 21 years of license, trade license in India. Dutch East India Company was established in 1602. यहाँ पर देखा हमने भारत में आने वाला पहला डच कौन था? 1596 में कॉर्नेलियस डी हॉटमैन। आने वाला पहला यात्री कॉर्नेलियस डी हस्तमान, हिंदी में हस्तमान या हॉटमैन भी कह सकते हैं। डच प्रेजेंस इन सब कॉन्टिनेंट लास्टेड। भारत में डच कब तक रहे? 1605 से लेके 1825 तक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन डच कोरोमंडल। अब यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि भारत में जनरली क्या होता था, जितने भी यूरोप के पावर थे वो भारत के वेस्ट भाग में अपनी फैक्ट्रीज और आते थे वो, लेकिन डच पहले थे जो कि भारत के ईस्ट पार्ट से आए थे, और ईस्ट पार्ट को हम क्या कहते थे? कोरोमंडल कहते हैं। दोबारा ध्यान रखेंगे एक बार, भारत के ईस्टर्न पार्ट को हम कहते थे कोरोमंडल, और ये इसके वेस्टर्न पार्ट को हम क्या कहते थे? इसमें मालाबार। जिनको नहीं पता उनको लिख लेना चाहिए। भारत में अंग्रेज़ भी और पुर्तगीज़ भी भारत के वेस्ट पार्ट से आए,
जिसको हम यहाँ पर मालाबार कह रहे हैं, लेकिन डच भारत में कोरोमंडल से आए थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा आपको। भारत में डचों का मुख्य रूप से इंटरेस्ट किस में था? टेक्सटाइल और स्पाइसेस से, यानी कि कपड़ों में और मसालों में इनका इंटरेस्ट था। ये आपका एक परिचय हो गया जिसके ऊपर आपको बात कर रहा है। द प्राइमरी इंटरेस्ट ऑफ डच इन इंडिया वॉज स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स। तो इस तरह से हम परिचय को थोड़ा सा फोकस करेंगे इसमें, इस पर हम बात कर चुके हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं इनकी फैक्ट्रीज़ के ऊपर। फैक्ट्रीज़ के ऊपर बड़े अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। पहला फैक्ट्री कहाँ पे था, दूसरा कहाँ पे था, तीसरा कहाँ पे था। तो ऐसे सेक्शन को देखते हैं। तो डच एक तरफ लिखेंगे, फैक्ट्री एक तरफ लिखेंगे, और फिर इसके बारे में हम ये छोटा सा नोट बना लेंगे। तो सबसे पहली फैक्ट्री कौन सी थी? 1605 में मसूलीपट्टनम। ये आपका पुलिकट आंध्र प्रदेश में, सूरत तो हम जानते हैं गुजरात में है, पिपली आपका बंगाल में है, और चिंसौरा आपका बंगाल में। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो पिपली हो गया आपका, चिंसौरा हो गया आपका, और ये पुलिकट हो गया, और ये मसूलीपट्टनम हो गया। ये सब आपके वेस्ट पार्ट में है, सिर्फ सूरत ही आपका ईस्ट पार्ट में है, सूरत ही आपका वेस्ट पार्ट में, बाकी सब आपका ईस्ट में होगा। तो डचों की ज़्यादातर फैक्ट्री जो थी वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन पर थी, जबकि बाकी जितने भी यूरोपियन थे उनकी स्टार्टिंग की फैक्ट्रीज जो थी वो वेस्टर्न कोस्ट पे ही खुली थी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि डचों को दूसरे यूरोपियन के साथ डिफरेंशिएट करती है। तीन बात में ध्यान रखें, दोबारा देख लेंगे। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, पिपली, चिंसौरा, और उनका ईयर यहाँ पर देख लेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? पहला डच के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा उनकी फैक्ट्रीज। अब हम तीसरे के बारे में बात करेंगे। अब भारत में उनका इंटरेस्ट कौन सा था? जैसे कि हमने मैप में बनाया था आपको कि भारत में उन्होंने तीन तरीके से ट्रेड को किया था। तो सबसे पहले जो है बंगाल और गुजरात में सिल्क टेक्सटाइल का, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये 2 नंबर में लिखा हुआ है। तो 2 नंबर क्या था आपका? सिल्क टेक्सटाइल। इंडिगो यानी कि नील है, ये तीनों लिख लेना आपको। नील है आपका, सिल्क है आपका, और अफीम। 3 चीज़ों का वो व्यापार जो है मुख्य रूप से करते थे। इंडिगो मतलब अफीम, सिल्क एंड टेक्सटाइल मतलब है सिल्क और सूती वस्त्र, ओपीएम का मतलब है अफीम। ये 3 चीज़ों का व्यापार करते थे। ये भारत में कहाँ से करते थे, इस चीज़ को ज़रा नक्शे में हम देख लेंगे। तो ये सेकंड नंबर पर आपका सिल्क एंड टेक्सटाइल जो है ये बंगाल और गुजरात से किया जाता था। इंडिगो कहाँ से किया जाता था? ये भारत के मध्य भारत से ये किया जाता था, जिसको मैं 1 नंबर का पॉइंट दे रहा हूँ। अफीम कहाँ से किया जाता था? ये तीसरे नंबर से। अफीम और चावल की खेती जो थी वो गंगा के क्षेत्र से की जाती थी। तो 1, 2 गुजरात, और यहाँ से सिल्क टेक्सटाइल के साथ खेती की जाती थी। तो इस तरीके से डचों का भारत में 3 तरीके से बिजनेस ट्रेड होता था। इसमें नंबर 1 इंडिगो का मतलब अफीम वो कहाँ से लेते थे? अफीम का खेती करते थे यमुना वैली या सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत को मानना है सिर्फ, मध्य भारत से वो अफीम की खेती कराते थे, इसमें नील की खेती कराते थे। सिल्क की खेती जो थी, सिल्क हमें पता होना चाहिए कि सिल्क जो है एक्चुअली में चीन के द्वारा सबसे पहले इन्वेंट किया गया था, बाद में भारत में आया था ये। तो चीन का भारत में सिल्क की खेती जो थी वो गुजरात और बंगाल से लेते थे ये। और लास्टली जो अफीम जो था, अफीम की खेती करवाते थे ये गंगा के क्षेत्र से, जो जहाँ पर चावल भी लिया जाता था। तो भारत में 3 तरह के ट्रेड्स डचों का मुख्य व्यापारिक क्षेत्र बनता है इसमें। अब हम लास्ट लिखते हैं इसमें, जिसका नाम है आपका प्रमुख युद्ध के बारे में जानते हैं। तो भारत में जब डचों का पीरियड चल रहा था इसमें, तो डचों के पीरियड में उनका सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो थे अंग्रेज़। और अंग्रेज़ों के साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट था ये फाइनली एक ऐसे युद्ध में कंप्लीट हुआ जिसका नाम था बदेरा। बदेरा को चिंसौरा का युद्ध भी कहते हैं, इसमें चिंसौरा लिखा होगा आपको, बदेरा और चिंसौरा का युद्ध। ये 1759 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल है, इसको लिख लीजिएगा इसमें।
इस युद्ध में क्या हुआ, इसमें डच पावर एक तरफ है, अंग्रेज़ अपनी शक्ति को और बढ़ा रहे हैं, इसमें अंग्रेज़ शक्तिशाली हो गए इसमें, और अंग्रेज़ों की शक्ति को देखते हुए बंगाल का नवाब सोच रहा है कि मैं तो इनके अंडर में आ गया हूँ। और बंगाल का कौन सा नवाब था? मीर जाफ़र, लिखा होगा मीर जाफ़र कहीं पर, नवाब बंगाल मीर जाफ़र। मीर जाफ़र ने सोचा कि अगर अंग्रेज़ों को हमने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो बंगाल पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अंडर में चला जाएगा, तो अच्छा मौका है हम डचों का सपोर्ट लें। और उन्होंने डचों के सपोर्ट के लिए ऑफ़र किया उनको कि आप हमें सपोर्ट करिए, हम फिर आपको यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस दे देंगे, व्यापार करने की अनुमति देंगे। तो डचों ने क्या किया, मीर जाफ़र का साथ दिया और एक युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस युद्ध में डच और भारत के मीर जाफ़र नवाब थे और दूसरी तरफ अंग्रेज़, और ये युद्ध का नाम क्या था आपका? चिनसौरा या बदेरा। कहाँ पर है ये बंगाल में। इस युद्ध में डच बुरी तरह से परास्त हो गए, दे वर बैडली डिफीटेड इन द वॉर, और फाइनली डचों का एम्पायर भारत से समाप्त हो गया। और इस तरीके से भारत में डच जो है 1759 के युद्ध से समाप्त हो गया। यहाँ पर एक और बैटल है जिसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा कोड करना, 1623 का, जिसको ओम बयाना का युद्ध भी कहते हैं। ओम बयाना कहाँ पर है आपका? ओम बयाना आपका इंडोनेशिया में। थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें, ओम बयाना कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। तो इंडोनेशिया में क्या हुआ, डचों ने, देखिए बहुत पहले की बात है, ये 17 में है, ये 1623 में, डचों ने अंग्रेज़ों को, जापानीज़ को और पुर्तगीज़ को यहाँ पर ट्रेड करते थे इंडोनेशिया में, डचों ने जाकर उनको मार दिया था और उनके बिज़नेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ओम बयाना का बैटल जो था वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट बैटल था, जिससे अंग्रेज़ पहले से ही ज़्यादा उनके साथ खुंदक खाए हुए थे। वो पहले से ही ग्रीव थे कि कभी मौका आएगा तो उनको हम बदला लेंगे इसमें। और ये फाइनल बदला जो है पूरा हुआ था आपका बैटल ऑफ चिनसौरा, जिसको हम बैटल ऑफ बदेरा के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए इसमें, तो हम पूरी तरह से डचों को, एम्पायर को 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में समझ सकते हैं, और ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ जो है डच को कंप्लीट करता है आपका।